welcome to hello AM Pathak revision class for 12th class for session 24-25। ये जो आपका फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होगा उसके रिवीजन के लिए जो चल रहा है वो क्लास का जो है ऑनलाइन जो है रिवीजन हम लोग कर रहे हैं अभी, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन देखे थे, जिसमें जो स्टूडेंट की गलती होती थी वो गलती हमने डिस्कस किया। Q का वैल्यू और N का वैल्यू निकालने में गलती होता है, प्लस E0 सेल निकालने में भी गलती होता है, तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग जो है एक देखेंगे फैराडे लॉ पे, इस पे भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है, 1 या 2 नंबर का। अब जैसे देखिए इसमें एक दो चीज़ हम जानने का कोशिश करेंगे, उसके बाद इसमें 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे एक दो चीज़ क्या है, जैसे हमने लिया 1 आयन ऑफ सोडियम, सोडियम का एक आयन लिए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये 1 एटम सोडियम का बनेगा। यदि आप 1 मोल सोडियम लेते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये 1 मोल सोडियम बनेगा। 1 मोल सोडियम का वजन जो होता है 23 ग्राम के बराबर होता है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 1 इलेक्ट्रॉन कैरी 1.6 into 10⁻19 कूलम चार्ज। तो ये जो है आप वैल्यू देख लीजिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 96484 या 6 यही कुछ आता है, ठीक है, हाँ कूलम आता है। बट 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 फैराड इज इक्वल्स टू 96500। तो हम लोग जो है इसको अप्रॉक्सीमेटली इतना के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, यही होता है, अप्रॉक्सीमेटली इतना के बराबर मान लिया जाता है। तो मतलब 1 मोल 23 ग्राम 23 ग्राम सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराड मतलब 96500 है ना। तो इसको आप ये देखिए, तो डिपॉजिट 23 ग्राम सोडियम वी नीड 96500 कूलम। टू डिपॉजिट 2.3 ग्राम सोडियम वी नीड 9650 कूलम। 0.23 ग्राम सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए इतना या इतना कूलम से हम 0.023 ग्राम। अब देख लो क्या है यहाँ पर, यही है फर्स्ट लॉ, ये अमाउंट घट रहा है तो ये अमाउंट घट रहा है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, कैथोड या एनोड पे जो डिपॉजिट होगा, हाँ वो जितना क्वांटिटी चार्ज सप्लाई कीजिएगा उतना मास, मतलब मास एंड ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी पे आपका न्यूमेरिकल से, जैसे आपको देखिए न्यूमेरिकल इसी पर रहेगा, जैसे आप देखिएगा नया किताब जो है 2.12 एक्सरसाइज में, या पुराना किताब में देखिएगा 3.12 एक्सरसाइज में, इसमें बहुत सारा 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, ये फर्स्ट लॉ पे पूरा डिपेंडेंट है, वो चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहां हम लोग देखेंगे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाँ जो है सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास डिपॉजिटेड आइदर एट कैथोड और एट एनोड, यही चीज आपका इसमें चलता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, 2 मोल ले लिए, 3 मोल ले लिए, जो लेना है, ये 2 मोल से ये एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, तो अब इसमें पूछता है कि हमको 84 ग्राम एल्युमिनियम मान लीजिए डिपॉजिट करना है, तो कितना कूलम चार्ज लगेगा। तो इसको आप आयन से तोड़िए, Al2O3 जो है आयन में टूटा, Al3 प्लस 3O2 माइनस, ठीक है, यही हो गया। अब ये देखिए Al3 प्लस 8 मोल लिए तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये एल्युमिनियम में बदला, तो 27 ग्राम मतलब 1 मोल एल्युमिनियम के लिए 3 into 96500 कूलम,
तो हमको कितना चाहिए, 84 ग्राम चाहिए। तो 84 ग्राम के लिए x कूलम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x का वैल्यू आप निकाल दीजिए। x इक्वल्स टू 84 into 3 into 96500 कूलम डिवाइडेड बाय 27। तो आप देख लीजिए, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कैंसिल जो है कैसे होगा, 3 से ले रहे हैं, 3 से 9, माने जो भी आएगा उतना कूलम हमको सप्लाई करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो ऐसा हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा है, ये देखिएगा, अभी आपको हम दिखा रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस, कि ये रिएक्शन दे देगा आपको Cr2O7 माइनस, हाँ, और ये आपको पहले तो कंप्लीट करने के लिए बोलेगा और बोलेगा कि इसका यदि 2 मोल लेंगे, हम 2 मोल लेंगे तो कितना कूलम चार्ज लगेगा, 2 मोल Cr2O7 का। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो है 2Cr3 प्लस बनेगा, प्लस 7 है तो 7 का दूना मीडियम एसिडिक है, तो 7 का दूना 14 हो गया, 14H प्लस। अब देखो 1 का 3 है, 1 का यहाँ पर 6 है, 2 का 12 हुआ, 1 का 3 है तो 2 का 6, 12 से 6 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और ये 7H2O बचे। एक ये रिएक्शन बैलेंस हुआ। अब 1 मोल क्रोमियम डाइक्रोमेट आयन जो है 6 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो 2 मोल यदि इसका लेंगे तो 12 मोल हुआ, 12 मोल इलेक्ट्रॉन। 12 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 12 फैराड। 12 फैराड मतलब कितना कूलम हुआ, 12 इंटू 96500। ये इस तरह से हमको सॉल्व करना, ठीक है। ये इसी तरह से होगा। और भी आप देख सकते हैं इसमें, हाँ, ये वाला में MnO4 माइनस, ठीक है। और ये जो है इसको ऐसे लेते हैं हम लोग, वन मोल Fe2O3 टू FeO से जो है 1 मोल FeO से Fe2O3, ये हमको चाहिए कितना मोल, कुछ नहीं है, हमको जो है ये Fe2 प्लस हुआ और ये हुआ Fe3 प्लस। अब यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 1 मोल Fe2 फेरस आयन, फेरिक आयन तब कन्वर्ट होगा जब ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1 फैराड इक्वल्स टू 96500। यहाँ से ये आपको निकल सकता है, या 1 मोल H2O 2O2। अब देखो क्या है H2O, ठीक है, ये -2 है यहाँ पर, से 1/2 O2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ठीक है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराड, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 2 फैराड। 2 फैराड का मतलब 2 इंटू 96500। ये इस तरह से इसमें आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और भी कुछ दे सकते हैं, जैसे आपको Zn2 प्लस से Zn के लिए कितना फैराड चाहिए, Zn के लिए हाउ मच, तो यहाँ पर आप जो है इसको गेन करवाइए 2 मोल। 2 मोल मतलब इलेक्ट्रॉन का 2 फैराड हुआ, मतलब 2 इंटू 96500। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। अब एक चीज और देखिए, देखिए 2 पॉइंट मैंने पुराने बुक में 3.15 है क्वेश्चन नंबर, और नए बुक में 2.14 एक्सरसाइज का, कि निकेल नाइट्रेट का सॉल्यूशन है जो कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है ना। अब मान लेते हैं ये जो है आयंस में टूटा, देखिए इसको जरा ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1.
ये जो है 5 एम्पियर का करंट, 5 एम्पियर करंट को 20 मिनट्स के लिए सप्लाई किया गया, तो एट कैथोड इलेक्ट्रोड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड। ये चीज देखना है, कुछ नहीं है, निकल आयंस बना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले लिया ये। अब इसका एटॉमिक मास 58.7 या 9 होता है, तो मान लो 59 लेते हैं, 59 ग्राम मान लेते हैं, 58.7 के आसपास होता है। 59 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए 2 फेराड मतलब 2 × 96500 कूलम। अब जो है 5 एम्पियर, Q = IT होता है, Q = IT, तो I मतलब 5 एम्पियर और T का मतलब हुआ 20 × 60, तो 6000 कूलम हुआ। 6000 कूलम से आपका कितना ग्राम डिपॉजिट होगा एक्स लेवल, ठीक है। इसको मान लो 58.7 लिखते हैं, चलो, तो x का वैल्यू निकलेगा 6000 into 58.7 divided by 2 into 96500, कितना ग्राम जो निकल डिपॉजिट होगा। तो ये सारा जो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। चार्ज का अमाउंट बढ़ाइएगा, मास जो डिपॉजिट होगा वो बढ़ेगा, घटाइएगा वो घटेगा। क्वेश्चन इसी पे एमसीक्यू में भी उठ सकता है या एसर्शन रीजन में भी उठ सकता है। एसर्शन रीजन दे देगा इतना कूलम जो है सप्लाई किया गया, इतना कूलम से ये माने कोई आयंस का क्वेश्चन देगा, रीजन में देगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 फैराड के बराबर होता है, क्योंकि ये तो रीजन आप देख लीजिएगा उसमें कैसा है, ठीक है। तो इसमें इसी तरह का क्वेश्चन आता है। अब देखो सेकंड लॉ, सेकंड लॉ जो होता है बड़ा सिंपल से वे में हम बनाते हैं, और सब कैसे बनाता है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा जो वे है बहुत अप्रोच होता है। 3 या 3 से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब सीरीज में जोड़ा गया, मान लो ये है, इन लोगों को सीरीज में जोड़ दिए, ये ऐसे, और सेम करंट, इसको शॉर्ट लिख दे दिए हैं, सेम जैसे ये मान लो जिंक सल्फेट है, जिंक का इलेक्ट्रोड, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर इलेक्ट्रोड, और ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर इलेक्ट्रोड। इन दोनों तीनों को सीरीज में जोड़ दिया गया। ये 3.16 पुराने बुक में और 2.16 एक्सरसाइज का नए बुक में। अब 1.5 एम्पियर का करंट इसमें तब तक फ्लो किया गया जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट नहीं हुआ। बोलता है उतने समय में, कितने समय में ये 1.45 ग्राम डिपॉजिट होगा, और उतने समय में कितना ग्राम जिंक का और कितना ग्राम कॉपर का डिपॉजिट होगा। सीधा सीधी है इसमें कि पहले इसका टाइम निकाल लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में जुटा, Ag प्लस NO3 माइनस में जुटा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया Ag ने। अब देखो यहाँ पर 107.9 या 108 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए 96500 कूलम लगा, तो 1.45 ग्राम कितने कूलम से होगा 45, तो ये x ले लिया, x का वैल्यू निकालेंगे, x = 1.45 into 96500 divided by 110। इससे x का वैल्यू निकला, ये सेकंड में आएगा, मिनट में बदल दीजिए। हाँ तो ये इतना कूलम आया, नहीं सॉरी, ये इतना कूलम आया, कितना कूलम लगेगा, Q = IT होता है, तो टाइम आपको निकालना है। 1.5 एम्पियर का करंट जो है, ये जो है आपका I का वैल्यू, ये चार्ज टोटल कितना दिया हुआ है, ये 1.45 96500 by 109, और ये I 1.45, ये इतना सेकंड आएगा, इतना सेकंड लगेगा इसको। तो इतने टाइम में कितना ग्राम जिंक और कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। तो एक सेकंड लॉ बोलता है कि ये जो आपका
दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में जोड़ा गया है, सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास किया जा रहा है, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्विवेलेंट वेट का मतलब जैसे जिंक सल्फेट में हम लोग जिंक का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो जिंक का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, है ना। उसी तरह से कॉपर का एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, या सिल्वर नाइट्रेट का 108 होगा, 108 डिवाइडेड बाय ये। तो सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट वेट जिंक का है, सिल्वर का है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट सिल्वर का डिपॉजिट होगा। उससे कम जिंक का है, उससे कम जिंक का डिपॉजिट होगा, और सबसे कम कॉपर का है तो कॉपर। इसमें आप ये फार्मूला याद रख लीजिए, मास ऑफ Zn डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। तो ये आपको निकालना है, ये 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ, ये 65.3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, तो यहाँ पर 2 ऊपर हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, 100 ये 2 100, ये जो है इस तरह से आपका वैल्यू निकल जाएगा। मतलब x का वैल्यू जो हुआ वो 65.3 इंटू 1.45 डिवाइडेड बाय 100, कितना ग्राम, ये नियरली 4.438 ग्राम आता है। उसी तरह से इसका ले लीजिए, कहाँ गड़बड़ हुआ, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर ये 1 होगा, तो यहाँ पर फिर आपका 2 हो जाएगा, ये तो ये इतना आएगा। उसी तरह से हम लोग को जैसे कॉपर का मान निकालना है, तो कॉपर का 63.5 बाई 2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ले रहे हैं 108 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर। तो इसमें जो है मास ऑफ कॉपर तो आपका x है, सिल्वर जो है ये 1.45 है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है 0.426 या 8 के आसपास आएगा। तो देख लीजिए, सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का हुआ, तो सबसे ज्यादा ग्राम यहाँ डिपॉजिट हुआ। उससे कम जिंक का हुआ, जिंक का इतना डिपॉजिट हुआ। उससे कम कॉपर का इतना डिपॉजिट। तो इसको एसर्शन रीजन में भी देगा, इक्विवेलेंट वेट और मास का रिलेशन, है ना। सेम क्वांटिटी पास करने से मास जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है उसका मास ज्यादा डिपॉजिट होगा। ये एसर्शन रीजन में डाल सकता है, या एमसीक्यू में डाल देगा कि सेल 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी सी है। अब जिस इक्विवेलेंट वेट ए का ज्यादा है, बी का उससे कम है, सी का उससे कम है, या आपको ये दे देगा, तीनों का मास दे देगा, इतना इतना मास डिपॉजिट हुआ, तो आप बोलेगा कि इक्विवेलेंट वेट का रिलेशन क्या है, किसका इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इक्विवेलेंट वेट, या बोलेगा किसका ये ऑर्डर सही है। तो जिसका जिसका मास ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर अरेंज करने के लिए बोलेगा तो एजी इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, तो देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इक्विवेलेंट वेट जो है इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। पहला चीज इसमें एक चीज और है कि हम जैसा मान रहे हैं कि 80-70% स्टूडेंट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में गलती करता है, जानते हुए भी गलती करता है। तो आपको यदि यहाँ कंफ्यूजन हो तो ये देखो, ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो ये आपका ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको ध्यान दीजिएगा। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो जो छोटा होगा पहले लिखाएगा, बड़ा होगा बाद में लिखाएगा, ये इस तरह का चीज है इसमें। तो फैराडे लॉ में इस तरह का ही क्वेश्चन पूछता है, 1-2 नंबर का पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछने जा रहा है। और अब हम देखते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह पे। अब आप देखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्या पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस पे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे
मोल्टेन स्टेट में और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग प्लैटिनम, ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना। जैसे 2001 में देखिएगा, एक या 2 नंबर का क्वेश्चन आया था कि एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, एक्वस NaCl का। तो देख लो, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, ये एक्वस NaCl है, पानी में डाले, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट पास किए, करंट इसमें पास हुआ, तो ये NaCl टूटा Na+ में और Cl- में, ठीक है। अब उसके बाद Na+, हाँ, अब देख लो एनोड पे आपका क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। तो हम कैथोड का रिएक्शन लिख रहे हैं, एक पॉसिबल हुआ ये, है ना, यहाँ पर H2 है तो वो भी टूट सकता है H+ और OH- में। अब क्या हुआ, दूसरा, ये पहला रिएक्शन हुआ, दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी डिस्कस की जाती है। अब बोलता है यहाँ पर एनोड या कैथोड पे यदि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शन हो रहा है, इसमें एकदम शॉर्टकट मेथड लगाइए, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा वही डिपॉजिट होगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल 2.73 वोल्ट है, ठीक है, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है 0 वोल्ट। तो इसमें इसका वैल्यू ज्यादा है तो कैथोड पे ये डिपॉजिट होगा, और नहीं तो फिर ओवर पोटेंशियल का कंसेप्ट दीजिए, तो ज्यादा उसमें देने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से माने एनोड पे भी 2 रिएक्शन, Cl- इज कन्वर्टिंग इनटू Cl- इज कन्वर्टिंग इनटू Cl2, है ना, बाय लूजिंग 1 या 2, यहां लगा दे 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एंड O2 H2O जो है ये आपका 4H+ प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट है, और इसका इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 1.37 वोल्ट है। क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए एनोड पे Cl2, कैथोड पे आपका जो है H2 निकलेगा। अब रहा ये Na+ और यहाँ जो OH- है, तो ये इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड NaOH बनेगा, जिसके कारण इसका pH जो है बढ़ेगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि क्यों बढ़ेगा, या MCQ में देगा while during the electrolysis of aqueous NaCl using platinum electrode, the pH of the solution will increase, will be more than 7, equals to 7, less than 7, or sometime more than or sometime less than। तो इसमें क्या होगा, तो pH Na तो कंटिन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका pH 7 से ज्यादा होगा। ये बेसिक कैरेक्टर को दिखा रहा है, तो ये भी आपको पूछ सकता है, या इसी को एसर्शन रीजन में डालेगा। NaCl का एक्वस NaCl का प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया, तो एनोड पे आपका Cl2, कैथोड पे हाइड्रोजन बना, ठीक है, और रीजन दे रहा है कि ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर के जो है ऐसा हो रहा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो डिपॉजिट होगा। तो रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको ऐसे दे सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे निकलता है। ये तो NaCl के बारे में, और भी बहुत सारा चीज के बारे में है, जैसे देखते हैं। जैसे आपका जो है डाइल्यूट CuCl2 Pt इलेक्ट्रोड, कुछ नहीं है Cu। अब एक चीज यहाँ पर बता देते हैं आपको, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस ये मेथड आप लगाइए हो जाएगा। यदि हाइड्रोजन से जो कम रिएक्टिव है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, ये सब कम रिएक्टिव है, इसके सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो उसका मेटल ही कैथोड पे डिपॉजिट होगा। समझ में आ गया ना, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो कॉपर ही डिपॉजिट। यदि हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा एक्वस सॉल्यूशन। तो ये ऐसे टूटा, तो एट एनोड जो है, एट एनोड ये तो आप जान रहे हैं कि Cl- जो है Cl2 और ये इलेक्ट्रॉन में टूटा, और इसके साथ जो है एक ये वाला भी रिएक्शन होगा, तो 4H+
प्लस O2 O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है। ये 1.37 है और ये 1.23 है, तो ये डिपॉजिट हो गया। और कैथोड पे आप देखिए एक ही रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होगी, है ना। कैथोड पे दूसरा रिएक्शन का पोटेंशियल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कम होगा। ये देखो Cu+2+, ये आपका रिडक्शन हुआ, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट हुआ। और हाइड्रोजन का यदि लेते हैं तो ये 0 वोल्ट होता है। ये देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0। तो हायर कैथोड पे Cu डिपॉजिट होगा। तो बस आप यहीं से आप दिमाग लगा लीजिए कि हाइड्रोजन से जो लेसर रिएक्टिव होगा वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा। हाँ, यहाँ पर ये होगा वही मेटल ही डिपॉजिट होगा, हाइड्रोजन डिपॉजिट नहीं होगा। और हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे NaCl ले लिए, KCl ले लिए, तो ये लोग डिपॉजिट नहीं होगा, उसके साथ हाइड्रोजन ही केवल डिपॉजिट होगा, वो सब्सटेंस डिपॉजिट नहीं होगा। इसको एकदम आप गांठ बांध दीजिए। एक्वस रहेगा तो जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 एंड कॉम्प H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, डाइल्यूट H2SO4। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो एट कैथोड H2 एंड एट एनोड O2। लेकिन यही यदि कॉम्प ले लेते हैं H2SO4, तो एट कैथोड H2 और एट एनोड के लिए आप 3.39 इक्वेशन देखिएगा एनसीईआरटी बुक में। एट एनोड आप देखेंगे H2O82 माइनस, ये चीज होगा 3.39 इक्वेशन नंबर आप देखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो ये इस तरह से इसमें हम लोग देखते हैं। ऐसे आप एक्सरसाइज में 3.18 क्वेश्चन दिया हुआ है पुराने बुक में या नए बुक में 32.18, इसको आप देख लीजिएगा। सारा चीज डिस्कशन हो गया है। ये चीज रही बैटरी की बात, तो बैटरी में आप फ्यूल सेल के बारे में पूरा पढ़िएगा। हाँ, कौन से स्पेस ये में यूज हुआ, क्या इसका फ्यूल यूज करते हैं, ये सब चीज है। हाँ, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो ये सब देख लीजिएगा। क्वेश्चन इसमें से एक आध नंबर का आपको पूछेगा। एक लास्ट चीज है ड्राई सेल। ड्राई सेल में जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है ना, ये चीज आप देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्राई सेल आप निकालिए। ड्राई सेल में लास्ट पैरा में देखिएगा एक लाइन लिखा हुआ है ना, अमोनियम का क्या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछता है। तो ये आपका चैप्टर हो गया। इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं क्या अभी ये करें, आइदर केमिकल काइनेटिक्स और नहीं तो 4 ऑर्गेनिक जो आपको पढ़ना है बायोमॉल को छोड़ के। तो ये 4 ऑर्गेनिक को एक साथ हम पहले ये बताएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे आता है, उसको कैसे पढ़ना है। हो सकता है कि अगला क्लास आपका ऑर्गेनिक का ही हो। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आप जानिए, अगले साल मार्च से हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिनको ज़रूरत हो उनको आप बोलिए, वो मीटिंग कर लें, और कैसे करना है क्या करना है वो हम पूरा पढ़ाएंगे। वहाँ पर रिवीजन की बात नहीं है। आप कॉपी कलम लेके बैठिए, इंटरेक्शन हमारे साथ होगा, जिसको जो प्रॉब्लम होगा डिस्कस करेगा। तो ऑनलाइन क्लास हम करेंगे शाम के समय में 7 बजे से ही करेंगे, 7 से 8, हाँ 8:30 जितना हो वो करेंगे। और अल्टरनेट दे करके करें, क्योंकि इतना 1.5 घंटा में बहुत ज़्यादा टॉपिक में पढ़ा है ना। 1.5 घंटा में आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हम आपको सितंबर से पहले सिलेबस ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन में आपका बहुत सारा क्वेश्चंस भिड़ेगा फाइनल एग्जाम। थैंक यू।